सभी बच्चों को पीसीएम एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स भाग 1 का फर्स्ट लेसन। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। लेसन फर्स्ट का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो फिजिक्स जो भाग 1 है उसको यूनिट में बांटा गया है, 3-4 यूनिट भाग 1 में है। इकाई, जिसे इकाई कहा जाता है। तो फर्स्ट इकाई हम लोग का है स्थिर वैद्युतिकी। फर्स्ट इकाई है स्थिर वैद्युतिकी। तो फर्स्ट इकाई क्या है? स्थिर वैद्युतिकी है। अब स्थिर वैद्युतिकी इकाई में 4 लेसन पढ़ाना है। कितना लेसन पढ़ाना है? 4। पहला लेसन जो है सामने लिखा गया है कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और दूसरा लेसन पढ़ना है वैद्युत फ्लक्स तथा गास का प्रमेय। तीसरा लेसन पढ़ना है वैद्युत विभव, और चौथा लेसन पढ़ना है संधारित्र तथा परावैद्युत। तो इस तरह से जो यूनिट फर्स्ट है उसमें कुल कितने लेसन हो गए? 4 लेसन हो गए। तो यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत 4 लेसन पढ़ना है, जिसमें से पहला लेसन जो है आज शुरू हो रहा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो सबसे पहले जो यूनिट फर्स्ट है उसका मतलब क्या है, पहले उसका मतलब समझिए। यूनिट फर्स्ट है स्थिर वैद्युतिकी। अब स्थिर वैद्युतिकी का अर्थ क्या होगा? स्थिर मतलब होगा रुका हुआ। स्थिर का अर्थ क्या होता है? रुका हुआ। वैद्युतिकी का अर्थ होता है आवेश, रुका हुआ आवेश। यानी जो इसके अंतर्गत 4 लेसन हम लोग पढ़ेंगे, उस चारों लेसन में आवेश क्या होगा? स्थिर होगा, क्योंकि यूनिट फर्स्ट का नाम है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर मतलब होता है रुका हुआ, वैद्युतिकी का अर्थ होता है आवेश। यानी इसमें इन चारों लेसन में आवेश जो रहेगा वो स्थिर रहेगा। क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। अब देखिए, आवेश जो है किसे कहते हैं? आवेश जो होता है वह द्रव्य का वह गुण होता है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न तथा अनुभव किए जाते हैं। चलिए हम इसको लिख दे रहे हैं पहले एक लाइन। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे फर्स्ट हेडिंग आवेश। क्या पढ़ना है? आवेश, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है चार्ज। तो आवेश का डिफिनेशन क्या है? पहले हम एक लाइन लिख दे रहे हैं कि आवेश, क्या लिखना है? आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न तथा अनुभव किए जाते हैं। तो यह तो आवेश का परिभाषा हो गया। तो आवेश क्या है? आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न तथा अनुभव किए जाते हैं। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि आवेश किसे कहते हैं, तो क्या बताइएगा कि आवेश जो है द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न तथा अनुभव किए जाते हैं। यानी आवेश के कारण हम लोग वैद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव को अनुभव कर सकते हैं और उत्पन्न कर सकते हैं। यानी आवेश के द्वारा 2 काम किया जाता है। एक पहला काम कि आवेश के द्वारा आप लोग वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं वैद्युत क्षेत्र का। दूसरा, या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं। तो अब पॉइंट यह आती है, मुख्य बात इसमें यह
कि आवेश के द्वारा वैद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न होगा, क्योंकि मन में ये डाउट बना रहेगा कि आवेश के द्वारा हम लोग वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न होगा आवेश के द्वारा और चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न होगा। तो वैद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न होगा, जब आवेश रुका हुआ होगा, जब आवेश स्थिर होगा, यानी जब आवेश क्या होता है, स्थिर होता है, एक जगह पर रुका हुआ होता है, तो वह अपने चारों ओर, अगर आवेश रुका है तो वह अपने चारों ओर जो है कुछ एरिया में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र। यही आवेश जब गतिमान हो, जब आवेश गतिमान हो, चल रहा हो, गति कर रहा हो, तो उस केस में वैद्युत क्षेत्र नहीं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो यह क्लियर हो गया कि आवेश चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न करता है और आवेश वैद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न करता है। तो आवेश वैद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न करेगा, जब आवेश रुका हुआ रहेगा, और आवेश जो है चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न करेगा, जब आवेश क्या होगा, गतिमान होगा। चलिए इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे। तो देखिए था आवेश का परिभाषा। तो आवेश क्या है, तो आवेश द्रव्य का वह गुण होता है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न तथा अनुभव किए जाते हैं। आवेश के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं किसी भी आवेश के द्वारा। अब देखिए आवेश जो होता है वह दो प्रकार का होगा। आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, जिसे कहते हैं हिंदी में धन आवेश और ऋण आवेश कहते हैं। तो आवेश कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। तो आवेश जो होता है फर्स्ट वो होता है धन आवेश, और दूसरा आवेश होता है जो वो होता है ऋण आवेश। तो आवेश कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, एक हो गया धन आवेश, दूसरा हो गया ऋण आवेश। अब जो है सबसे मुख्य चीज ये है कि समझने वाली इसमें कि धन आवेश यानी किसी भी वस्तु पर या कह सकते हैं पदार्थ पर जो है धन आवेश कब उत्पन्न होगा, या किसी वस्तु पर ऋण आवेश कब उत्पन्न होगा। देखिए अगर कहा जाए कोई भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु उदासीन होता है, सबको मालूम है। तो उदासीन क्यों है, उदासीन का अर्थ यह नहीं हुआ कि उसमें ना तो धन आवेश है ना तो ऋण आवेश है, यह गलत है। उदासीन का अर्थ यह होता है किसी भी वस्तु में कि उसमें जितने धन आवेश हैं उतने ही क्या है, ऋण आवेश है, तब तो उसे उदासीन कहा जाता है। कोई भी वस्तु को उदासीन कब कहते हैं, कब कहा जाता है, कब कहेंगे हम लोग, यानी तब कहेंगे जब उसमें जितने धन आवेश हो उतने ही संख्या में क्या होना चाहिए, ऋण आवेश होना चाहिए। जैसे देखिए अगर मान लीजिए कोई पदार्थ है, अगर इस किसी पदार्थ में ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 क्या हो गए, इसमें धन आवेश हो गए। और मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 ही क्या हो गए, ऋण आवेश हो गए। तो इस पदार्थ में क्या दिखाई दे रहा है कि जितने धनावेश हैं उतने ही इसमें क्या है, ऋण आवेश हैं, यानी धनावेश की संख्या ऋण आवेश की संख्या के बराबर है। इसलिए यह पदार्थ क्या है, अभी उदासीन है, ना तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है इस पदार्थ पर, ना तो इस पदार्थ पर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि 9 धनावेश और 9 ऋण आवेश। तो 9 धनावेश और 9 क्या ऋण आवेश मिलेगा तो क्या हो गया,
कुल आवेश टोटल नेट आवेश क्या हो गया, जीरो। नेट आवेश क्या हो गया, जीरो, इसलिए तो ये उदासीन है। तो उदासीन का मतलब यह नहीं कि इसमें आवेश नहीं है। उदासीन का कोई भी वस्तु उदासीन है तो इसका मतलब यह हुआ कि उसमें जितने क्या है, धनावेश हैं, उतने ही संख्या में क्या है, ऋण आवेश हैं। तो यह तो उदासीन का कॉन्सेप्ट था अभी तक, लेकिन हम लोग को यहाँ पर जानना है, पढ़ना है कि धनावेश किसी पदार्थ का उत्पन्न होगा और ऋण आवेश का उत्पन्न होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर समझने के लिए कि यह मान लीजिए कोई पदार्थ है। अब चलिए हम लोग यहाँ पर एक दूसरा पदार्थ हम यहाँ बना दे रहे हैं, एक पदार्थ और बना दे रहे हैं मान लीजिए, और इस पदार्थ में भी मान लीजिए 9 धनावेश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 धनावेश हो गए, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 क्या हो गए, ऋण आवेश हो गए। तो यह दोनों पदार्थ अभी फिलहाल उदासीन है, क्योंकि दोनों पदार्थ में 9 धनावेश है, 9 क्या है, ऋण आवेश है। अब इसमें इनमें धनावेश और ऋण आवेश का उत्पन्न होगा। अगर मान लीजिए किसी कारण से, किसी भी तरह से अगर हम लोग इस पहले पदार्थ, मान लीजिए पहला पदार्थ ए हो गया और यह दूसरा पदार्थ क्या हो गया, मान लीजिए बी हो गया। अगर किसी माध्यम से हम लोग इस पदार्थ से, यानी पदार्थ ए से इलेक्ट्रॉन को निकाल कर हम लोग अगर पदार्थ बी में ट्रांसफर करें, अगर किसी माध्यम से, चाहे घर्षण द्वारा, चाहे चालन द्वारा, चाहे प्रेरण द्वारा, किसी भी तरह से अगर दोनों वस्तुओं से, यानी एक वस्तु इलेक्ट्रॉन को निकाल कर अगर हम लोग दूसरी वस्तु में क्या करें, ट्रांसफर करें, तो मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया और 3 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया निकल कर, 3 और निकाल दीजिए, 3 इलेक्ट्रॉन और आ गया यहां पे। तो दिखाई क्या दिया कि पहले इलेक्ट्रॉन पे, पहले पदार्थ पे क्या हुआ, पहले क्या था, पदार्थ ए पर पहले क्या था, 9 ऋण आवेश और 9 क्या था, धन आवेश। अभी 6 ऋण आवेश यहां से निकल चुका है, तो 3 ऋण आवेश बचा और 9 क्या बचा, धन आवेश बचा। 9 क्या बचा, धन आवेश। तो इसमें पदार्थ ए में क्या दिखाई दिया, तो पदार्थ ए में दिखाई दिया कि 3 ऋण आवेश बचा है और 9 क्या बचा है, धन आवेश बचा है। इसमें दूसरे पदार्थ बी में क्या दिखाई दिया, तो दूसरे पदार्थ बी में यह दिखाई दिया कि देखिए धनावेश कितने हैं, गिनिए 1 2 9, इसमें 9 धनावेश है और ऋणावेश कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसमें 15 क्या हो गए, ऋणावेश हो गए। यानी पदार्थ ए से इलेक्ट्रॉन को निकालकर जब पदार्थ बी में ट्रांसफर किया गया, क्या किया गया, पदार्थ ए से इलेक्ट्रॉन को निकालकर पदार्थ बी में जब ट्रांसफर किया गया तो पदार्थ ए में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ, और पदार्थ बी में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। देखिए यहां पर 3 ही इलेक्ट्रॉन है और यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहां पर जो पदार्थ ए है, इस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और किसकी अधिकता हो गया, धन आवेश की। अधिकता कितनी हो गई, किसकी हो गई, धन आवेश की। तो धन आवेश की जब अधिकता हो गई तो यह जो पदार्थ ए है, उस पदार्थ ए पर जो है इस समय आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और पदार्थ बी पर क्या हुआ, ऋण आवेश की अधिकता हुई, ऋण आवेश की अधिकता हुई, इसलिए इस पदार्थ पर, यह जो पदार्थ बी है वह कैसा हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। पदार्थ ए पर धनावेश की अधिकता थी तो पदार्थ ए धनावेशित हो गया। पदार्थ बी पर ऋण आवेश की अधिकता हो गई तो पदार्थ बी कैसा हो गया, ऋण आवेशित हो गया। तो धनावेश का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, यानी किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता नहीं, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। यानी किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहा जाता है, धनावेश कहा जाता है। और यहां पर क्या है, किसी पदार्थ में किसकी अधिकता हुई,
ऋण आवेश की। तो किसी पदार्थ में ऋण आवेश की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहा जाता है? ऋण आवेश कहा जाता है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी पदार्थ में धनावेश की कमी, किसी पदार्थ में देखिए धनावेश की कमी हुआ ना, तो किसी पदार्थ में धनावेश की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहा जाता है? ऋण आवेश कहा जाता है। तो आवेश दो प्रकार के हो गए। तो धनावेश किसी पदार्थ पर कब उत्पन्न होगा? इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण। यानी जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, तो उस पर क्या आएगा? ऋण आवेश आएगा। तो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी क्या शो करेगा? धनावेश को। और किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता क्या शो करेगा? ऋण आवेश को शो करेगा। तो इस तरह से आवेश कितने प्रकार के हो गए? दो, धनावेश और ऋण आवेश। तो चलिए इससे मिटा दिया जा रहा है। तो आवेश दो प्रकार का हो गया, धनावेश और ऋण आवेश। ये सभी लोग अच्छे से समझ चुके। चलिए देखिए, अब जो हम लोग पढ़ेंगे जो आवेश है, अभी आवेश के विषय हम बताए थे। आवेश जो होता है एक प्रकार की अदिश राशि होता है। याद रखिएगा आप लोग कि आवेश कैसी राशि है? अदिश। हम लोग कह सकते हैं कि जो आवेश है, आवेश एक अदिश राशि होता है। अदिश राशि होता है। आवेश कैसा है? किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि। सबको पता होगा, फर्स्ट ईयर में भी, 9th में आप लोग पढ़े होंगे कि अदिश राशि और एक होता है सदिश राशि। अदिश राशि मतलब जिसमें कि केवल दिशा होती है, परिमाण नहीं। अदिश, इसमें अदिश में क्या होगा? अदिश। एक होता है सदिश। सदिश, तो अदिश में सिर्फ क्या होगा? अदिश राशि और सदिश राशि आप लोग पढ़ेंगे ना, एक होती है अदिश और एक होती है सदिश। पहले समझ लीजिए, अदिश एक होता है सदिश राशि। देखिए दोनों में परिमाण रहेगा, परिमाण दोनों में रहता है। परिमाण क्या होगा? दोनों में रहेगा। तो यहां पर लिखा है सदिश, 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 यानी दिशा के साथ भी लिखना है। तो सदिश में परिमाण और दिशा दोनों आएगा, परिमाण भी आएगा और दिशा। अदिश, अदिश यानी बिना दिशा का, तो इसमें दिशा नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है? परिमाण होता है। तो अदिश राशि में सिर्फ परिमाण होगा, दिशा नहीं। और सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ क्या होगा? दिशा, क्योंकि इसके नाम में सब कुछ छुपा है। सदिश, स मतलब साथ, दिश मतलब दिशा, दिशा के साथ इसे लिखना है। सदिश को कैसे व्यक्त किया जाएगा? दिशा के साथ। परिमाण दोनों में रहेगा, परिमाण कॉमन है, चाहे अदिश राशि हो चाहे सदिश राशि हो, परिमाण तो दोनों में रहेगा। लेकिन सदिश में क्या होगा? दिशा के साथ दिशा आएगा। अदिश, अदिश यानी बिना दिशा का, इसमें दिशा नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है? परिमाण होता है। तो आवेश जो होती है एक प्रकार की कैसी क्वांटिटी होती है, कैसी राशि होती है? तो आवेश एक अदिश राशि होता है। देखिए जो आवेश का जो मात्रक होता है वह होता है कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम, जिसे सी से लिखा जाता है। कूलाम को किससे लिखा जाएगा? सी से। तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या हो गया? कूलाम। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आवेश की जो बीमा होगी, आवेश की बीमा, सबको पता है बीमा को बड़ा कोष्टक में लिखा जाता है, वह होता है एटी। यह मुख्य पॉइंट है, सबको याद होना चाहिए यह कि आवेश एक अदिश राशि है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और आवेश की जो बीमा होती है वो क्या होती है? एटी। एटी कैसे होती है? देखिए आवेश का सूत्र होता है Q इजिकल टू I इंटू टी।
I इंटू टी। तो अगर हम लोग दोनों पक्षों का बीमा लिखें, सॉरी बीमा कर रहे हैं, अगर मात्रक लिखें, दोनों पक्षों का मात्रक लिखें तो क्या होगा, इसका मात्रक आवेश तो होगा कूलाम। देखिए धारा जिसका मात्रक क्या हो गया, एम्पियर। सेकंड है समय है तो इसका मात्रक क्या हो गया, टी हो गया। तो इस तरह से इसका बीमा क्या बना, एटी, क्योंकि मात्रक से बीमा लिखा जाता है। तो आवेश का मात्रक क्या हो गया, सॉरी आवेश की बीमा क्या हो गया, एटी हो गया। तो सबको पता होना चाहिए कि आवेश की बीमा क्या होती है, एटी होती है। और यह मुख्य पॉइंट है, सबको याद होना चाहिए। तो अब इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग जल्दी। चलिए अब देखिए, अब इसमें दो चीज और आएगा, इसमें दो टॉपिक कि सजातीय आवेश और विजातीय आवेश क्या होता है। कौन कौन सा आवेश हम लोग पढ़ेंगे, सजातीय, सजातीय आवेश, फिर हम लोग दूसरा क्या पढ़ेंगे, विजातीय आवेश। तो यह दो टॉपिक है, सजातीय आवेश, विजातीय आवेश। देखिए सजातीय आवेश क्या होता है, सजातीय यानी एक जाति का। एक जाति का कहने का मतलब ये क्या हुआ कि प्लस प्लस दोनों आवेश होना चाहिए, या तो माइनस माइनस। तो यह दोनों आवेश एक जाति के हैं। यह एक आवेश, ये दो आवेश हो गया। दोनों धनावेश है या तो दोनों क्या हो, ऋणावेश हो, तो वो कहलाएगा सजातीय आवेश। विजातीय आवेश मतलब विजातीय आवेश यानी अलग अलग जाति का। कहने का मतलब है अगर एक धनावेश हो तो दूसरा क्या हो, ऋण आवेश हो। तो इस प्रकार के आवेश को, अगर एक प्लस आवेश हो एक माइनस आवेश हो तो उसे कहा जाता है विजातीय आवेश। और सजातीय आवेश क्या होगा, या तो दोनों आवेश प्लस होना चाहिए या तो दोनों आवेश माइनस होना चाहिए। तो यह एक जैसा आवेश रहेगा, उसे क्या कहा जाता है, सजातीय आवेश। और विजातीय आवेश किसे कहते हैं, विपरीत प्रकार के आवेश को। तो सजातीय आवेश का अगर तुम आपसे कोई पूछे कि सजातीय आवेश किसे कहा जाता है तो क्या बताएंगे हम लोग कि समान प्रकृति के आवेश को, क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनिए, समान प्रकृति के आवेश को कहा जाता है सजातीय आवेश। विपरीत प्रकृति के आवेश को, विपरीत प्रकृति के आवेश को कहा जाता है विजातीय आवेश। मुख्य पॉइंट क्या है इसमें कि सजातीय आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण होता है। सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। और विजातीय आवेशों में हमेशा क्या होगा, आकर्षण होगा। तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो यह सबको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए इसमें, तो सजातीय आवेश विजातीय आवेश समझ गए। अब इसमें हेडिंग आता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे हम लोग, हेडिंग आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो हेडिंग क्या है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो देखिए आवेश संरक्षण का सिद्धांत है क्या, यानी इस सिद्धांत के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात किसी निकाय का कुल आवेश संरक्षित होता है। क्या बोला गया, इसके अनुसार
आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात किसी आवेश का अर्थात किसी निकाय का कुल आवेश संरक्षित होता है। चलिए इस बात को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तो लिखेंगे हम लोग इसके अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न और न ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात किसी निकाय का कुल आवेश संरक्षित होता है। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, यहाँ पर लिख दिया गया है कि इसके अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात किसी निकाय का कुल आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी हम लोग इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे। चलिए देखिए इसका एग्जाम्पल। तो आवेश संरक्षण सिद्धांत का जो एग्जाम्पल है अब वह बताया जाएगा। आवेश संरक्षण का सिद्धांत है कि अभी बताया गया था कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात किसी निकाय का कुल आवेश संरक्षित होता है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, आवेश संरक्षण सिद्धांत का जो एग्जाम्पल है वह क्या होगा। देखिए कि देखिए ध्यान से यहाँ पे, जब एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन आपस में संयुक्त होते हैं, आपस में क्या होते हैं संयुक्त होते हैं, तो ऊर्जा यानी फोटान का निर्माण करते हैं। यानी जब एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन आपस में संयुक्त होते हैं तो ऊर्जा अर्थात फोटान का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को कहा जाता है युग्म विनाश। क्या कहा जाता है, युग्म विनाश। यानी पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में संयुक्त होकर मिलकर एक दूसरे का विनाश कर देते हैं और उनके स्थान पर ऊर्जा यानी फोटान का निर्माण होता है। यही रिएक्शन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। इसकी और जो विस्तृत है, अभी जो बता रहे हैं इसका विस्तृत ज्ञान फिजिक्स भाग 2 में पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स भाग 2 में। फिलहाल यहाँ पर हम लोग सिर्फ इसका एक छोटा सा अंश समझेंगे। तो अभी हमने क्या बताया कि जब एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन आपस में संयुक्त होते हैं तो फोटान यानी ऊर्जा यानी फोटान का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को युग्म विनाश कहा जाता है और इसे हम लोग रिएक्शन के द्वारा कैसे लिखेंगे, देखिए पॉजिट्रॉन +1 बीटा 0, पॉजिट्रॉन का प्रतीक क्या है +1 बीटा 0 प्लस इलेक्ट्रॉन का प्रतीक है -1 बीटा 0। तो यह हो गया पॉजिट्रॉन, यह क्या हो गया पॉजिट्रॉन, और यह क्या हो गया इलेक्ट्रॉन।
जब दोनों आपस में संयुक्त होते हैं तो एक दूसरे का विनाश कर देते हैं, उसके जगह पर उत्पन्न होता है एच न्यू, यानी दो फोटान का निर्माण होता है। फोटान मतलब ऊर्जा, यानी ऊर्जा कह सकते हैं या फोटान कह सकते हैं। तो यह हुआ फोटान, इसको भी कहा जाता है फोटान या ऊर्जा भी कह सकते हैं। तो अब यहां पर देखिए, अगर हम लोग यहां पर निकालें कि अभिक्रिया से पूर्व कितना आवेश है, अभिक्रिया से पूर्व कुल आवेश तो अभिक्रिया से पूर्व देखिए कुल आवेश कितना है, पॉजिट्रॉन है प्लस ई होगा, और ये इलेक्ट्रॉन है माइनस ई होगा, जीरो हो गया। तो अभिक्रिया से पूर्व कुल आवेश कितना हुआ, जीरो। अभिक्रिया से पूर्व मतलब जो अभिक्रिया अभी नहीं हुआ है, तो उस समय आवेश कुल कितना हो रहा है, जीरो। अब हम लोग लिखेंगे अभिक्रिया के बाद, क्या देखेंगे, अभिक्रिया के बाद कुल आवेश, कुल आवेश। तो अभिक्रिया के बाद जो कुल आवेश है, यहाँ पर अभिक्रिया जब हुई तो अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद बना उस पर आवेश क्या हुआ, तो यह फोटान है, फोटान यानी ऊर्जा है, ऊर्जा पर कोई आवेश नहीं होता है, तो जीरो और जीरो यानी कह सकते हैं जीरो। तो इस एग्जाम्पल में क्या दिखाई दिया कि अभिक्रिया से पूर्व जब अभिक्रिया नहीं हुआ था तो उससे पहले कुल आवेश कितना था, जीरो, और अभिक्रिया हुआ तब भी आवेश कितना है, जीरो है। यानी आवेश न तो उत्पन्न हुआ था और न ही क्या हुआ था, नष्ट हुआ था। यानी पहले जो आवेश था अभिक्रिया के बाद भी, पहले जो आवेश है अभिक्रिया के बाद भी वही आवेश आ रहा है। यानी पहले आवेश जीरो हुआ, अभिक्रिया के बाद भी आवेश क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो यही है आवेश संरक्षण का सिद्धांत कि किसी भी यानी ऊर्जा हम लोग कह सकते हैं कि आवेश को न तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा है कि अभिक्रिया से पूर्व भी कुल आवेश जीरो है और अभिक्रिया के बाद भी कुल आवेश कितना हुआ, जीरो हुआ। तो इस वीडियो में बस हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।